क्या कभी सोचा है कि सब कुछ जो भी एग्जिस्ट करता है, धूल के एक छोटे से कण से लेकर बड़े से बड़े ब्रह्मांड तक, ये सब कुछ ऐसा ही क्यों बना और ऐसे ही स्टेट में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? वेल गुरु लोग, विज्ञान के दृष्टिकोण से इसी प्रश्न के उत्तर को खोज निकालेंगे हमारे इस नई वीडियो सीरीज के आज के संस्करण में, क्योंकि अब फिजिसिस्ट के पास भी शायद इसका उत्तर है। तो गुरु लोग, बात करते हैं जब मॉडर्न साइंस ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो जब इलेक्ट्रॉन जैसी एंटिटी के बारे में पता चला तो प्रश्न आया कि इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है, जिसका उत्तर दिया गया कि ये तो एटम के अंदर होता है। फिर प्रश्न रखा गया कि एटम में कहाँ, जिस प्रश्न को लेकर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, जिसे हम सभी ने स्कूल टाइम में पढ़ा है, इसीलिए इन डेप्थ में इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे। जिस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ये जो एटम है, इसके बीच में बहुत सारा पॉजिटिव मास है और नेगेटिव मास इस पॉजिटिव मास के अराउंड घूम रहा होगा। जिसके बाद सवाल आया कि यदि वो घूम रहा है तो घूमते घूमते पॉजिटिव मास में गिर क्यों नहीं जाता, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक बार के लिए स्पीड या ऐसे सब एक्सप्लेनेशन से उत्तर कर भी दिया जाए तो एक और प्रश्न आया कि यदि कोई चार्ज घूम रहा है तो एनर्जी भी रेडिएट करेगा, जो कि ऑब्वियस बात है, ये फिजिक्स का एक बेसिक रूल है। तो फिर तो ये चार्ज धीरे धीरे एनर्जी लूज करते करते पॉजिटिव मास में जाकर कोलाइड हो जाएगा, जिसके बारे में ये भी बताया गया कि पूरा कॉलिजन का ये प्रोसेस 10⁻⁻8 सेकंड्स में हो जानी चाहिए। यानी ब्रह्मांड बना और फिर 10⁻⁸ सेकंड में सब एटम्स कोलैप्स हो गए और सब कुछ अंत हो गया, यानी ब्रह्मांड खत्म हो गया। मगर ऐसा होता तो नहीं। ब्रह्मांड कई करोड़ों साल से विद्यमान है, गतिमान है, हम भी इसी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? अब इसके बाद नील्स बोर ने पाया कि एटम में इलेक्ट्रॉन अलग अलग रेडियस में घूमता है, जिसे सेल का नाम दिया गया, जिसके बारे में हम सभी क्लास 9th और 11th में पढ़ते भी हैं। इसे हम वीडियो में आगे यूज करेंगे, तो मेक श्योर कि इस पॉइंट को आप ध्यान में रखो। अब इसके बाद प्रश्न आया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो बहुत पास पास हैं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स एक दूसरे को धक्का नहीं देते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो ये एक्सप्लेनेशन दे दिया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स पास पास आएंगे तो एक दूसरे को धक्का देंगे, इसलिए वो अलग अलग डिस्टेंस वाले रेडियस में घूमते हैं। मगर प्रोटॉन्स तो एकदम पास पास हैं, तो क्या प्रोटॉन्स पर ये रूल लागू नहीं होता? वेल, बाद में पता चला कि प्रोटॉन्स पर ये रूल नहीं लगता है, क्योंकि प्रोटॉन्स एक खास तरह के फोर्स से बाइंड होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस को बांधता है, जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आते हैं। अब प्रश्न आया, तो फिर क्या ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को नहीं बांधता? तो पता चला कि नहीं, ये फोर्स बहुत ही छोटी रेंज पर काम करता है और इसीलिए हम न्यूक्लियर फोर्स को शॉर्ट रेंज का फोर्स भी कहते हैं। अब इसे और बेहतर समझने के लिए फिजिसिस्ट ने पार्टिकल्स को अलग अलग सेगमेंट्स में तोड़ दिया, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उसे बनाया गया, जिसमें प्रयास किया गया कि कुछ फंडामेंटल फोर्सेस और उनसे जुड़े पार्टिकल्स का यूज कर हर फेनोमेना को समझाया जा सके, एक यूनिफाइड थ्योरी बनाई जाए जिससे कि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। इसी मॉडल में बोसॉन्स, हेड्रॉन्स, फर्मियंस और ऐसे कई सारे पार्टिकल्स आते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपने किसी के बारे में नहीं तो एटलीस्ट बोसॉन्स या हिग बोसॉन्स का नाम तो जरूर सुना होगा। हमारे महान भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को एज इन ट्रिब्यूट देने एक बोसॉन्स पार्टिकल्स का नाम दिया गया है, जिस पर हम किसी और वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब क्या है ये बोसॉन्स या फर्मियंस और कैसे ये ब्रह्मांड के प्रेजेंट स्टेट को मैनेज किए हुए हैं, जानेंगे इस वीडियो सीरीज के पार्ट 2 में। तो यदि वो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेथ साइंस एंड मैथ्स पर ब्रह्मांड को समझने का अपना ये डिस्कशन अपन कल कंटिन्यू करेंगे। जय मां भारती।